हेलो, वेलकम टू आर दिस डिस्कशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। आज सिलेबस से रिलेटेड कुछ मुद्दों पर बात करेंगे और उसको एक सीरीज़ की तरह ले जाएंगे। एक टॉपिक उठाया है हमने, फाइनेंशियल इंक्लूजन। बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है, पर गहराई से समझने के मौके बहुत ज़्यादा मिलते नहीं हैं इस पे स्टूडेंट्स को। दैट्स वाई तसल्ली से फाइनेंशियल इंक्लूजन के एक एक पहलू को उजागर करेंगे हम और इसे गहराई से समझेंगे। इसके साथ ही इससे रिलेटेड एक एंसिलरी टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस ऑन इनफॉर्मल इकोनॉमी, उसे भी हम देखेंगे। तो इस सीरीज़ को, फाइनेंशियल इंक्लूजन की अंडरस्टैंडिंग को एक बार में करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हमने प्लान ऐसा करा है कि हम इसे कुछ टुकड़ों में फ्रॉम 45 मिनट्स टू 1 आवर ऑफ स्लाइज्ड lectures we will make it and make you understand the whole topic of financial inclusion। तो शुरू करते हैं हम कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से हम समझते क्या हैं। हाँ, पहले तो मैं बड़ी भारी भरकम इकोनॉमिक डेफिनेशन आपको पढ़ दूंगा, उसके बाद मैं आपको इसकी परतें एक एक करके खोल के, इसके अलग अलग डायमेंशंस आपको खोल के मैं समझाऊंगा। लेट मी स्टार्ट विद दिस थिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग, इस बात को सुनिश्चित करने की प्रोसेस है कि इंडिविजुअल और बिजनेस के पास एक्सेस हो। एक कीवर्ड मुझे यहाँ मिला है कि एक्सेस हो। किस बात का एक्सेस हो? काम की अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। एक और कीवर्ड मुझे यहाँ मिला है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का एक्सेस हो। इन इंडिया दिस हैज़ बीन फोकस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारत में आर्थिक विकास के लिए फोकस रहा है कि जनता जो बैंकिंग व्यवस्था से नहीं जुड़ी है वो बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ पाए, सो दैट अनबैंक्ड पॉपुलेशन इज मेड पार्ट ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। ऐसा नहीं है कि जनता फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा नहीं रही है, जनता फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है। लोग अपनी वित्तीय ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, पर वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से कई बार जुड़ते नहीं हैं। वो इनफॉर्मल तरीके से अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। इनफॉर्मल तरीका मतलब साहूकार के पास चले गए, पास वाले सुनार के पास चले गए और 10%, 12%, 20% ब्याज पर उधारी ले ली। गलत बात। बेहतर होता कि आप किसी बैंक के पास जाते और बैंक आपको ऐसी सुविधाएं देता, आपके ज़रूरत के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार आपके लिए कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च करता। उसका फ़ायदा क्या होता? उसका फ़ायदा ये होता कि बैंक से जब आप उधारी लेते हैं आमतौर पर आपको कम ब्याज लगेगा, और दूसरी बात, बैंक आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके पैसे तो वापस नहीं लेगा। कम से कम जो भी मेजर्स अपनाएगा वो लीगल मेजर्स होंगे, लॉफुल मेजर्स होंगे। लेकिन ऐसा इनफॉर्मल सिस्टम में तो नहीं है। व्यक्ति को प्रताड़ित करा जा सकता है, जो कि गैर कानूनी है, पर फिर भी वो व्यक्ति प्रताड़ित तो हो जाएगा, उसके बाद कानून की रेमेडी लेने जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल होगी उसको। तो बेहतर यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अनबैंक्ड लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ें। इस प्रेजेंटेशन में मैं यही प्रेजेंट करने वाला हूँ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया से मैं क्या तात्पर्य रखता हूँ, क्या इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं, क्या चैलेंजेस हैं और इसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे इस पूरे सेशन में, फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। एक बार ये ख़त्म होगा फिर आपको 2 बोनस टॉपिक भी पढ़ा दिए जाएंगे, बहुत छोटे से। इम्पैक्ट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑन इनफॉर्मल इकोनॉमी है छोटे पर है मोटे, काम के हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको, जब भी मैंने देखा है आप लोगों को क्लास में इस टॉपिक पर जवाब देते, अक्सर आप लोग एक जैसा जवाब देते हैं। आप सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस के नेगेटिव बता देते हैं, लेकिन टॉपिक तो जो सिलेबस में दिया है वो ये है ही नहीं कि आप नेगेटिव बताइए कैश ट्रांजैक्शन के। टॉपिक तो ये है कि आप उसका इम्पैक्ट बताइए। तो इम्पैक्ट बताने में आप नेगेटिव ज़्यादा बता दीजिए, पर पॉजिटिव्स को छोड़िए तो मत। एक अच्छा आंसर, जब भी आपसे कोई पूछे रावण कैसा था, तो 80% तो खराबी ही बतानी है, लेकिन उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करना है। कुछ तो अच्छे पहलू थे, 99% बुरा था, लेकिन कुछ तो उसमें, आज भी हम कई मामलों में उदाहरण देते ही है ना। तो एक ऐसा आंसर होना चाहिए जो तार्किक तौर पर किसी मुद्दे का एनालिसिस करें। जैसे कैश ट्रांजैक्शंस, कुछ अच्छाइयाँ, हाँ 80% खामियाँ,
पर अच्छाइयाँ जब तक आप लिखेंगे नहीं आपके आंसर में, एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि आपको दोनों पक्ष पता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी बातें हैं, हम एक एक करके शुरू करते हैं। नीड एंड ऑब्जेक्टिव, क्या ज़रूरत है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, इस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको परिभाषा देना चाहूँगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से मैं क्या समझता हूँ। व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन, करते हैं बात इस पर। देखिए, अब जो फाइनेंस के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, अब आप बोलेंगे फाइनेंस के प्रोडक्ट्स, बिल्कुल फाइनेंस के कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बचत खाता, जैसे क्रेडिट कार्ड, जैसे डेबिट कार्ड, जैसे यूपीआई पेमेंट्स, जैसे इंश्योरेंस, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जैसे जनरल इंश्योरेंस, जैसे निवेश की सुविधा, जैसे डीमैट खाता, जैसे शेयर ब्रोकरेज अकाउंट, शेयर ब्रोकर के साथ अकाउंट, जैसे चेक की सुविधा, ड्राफ्ट की सुविधा, ये सब फाइनेंस के अलग अलग पहलू हैं। तो ये जो अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के मैंने नाम लिए हैं, कौन कौन से, कुछ नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे लोन्स, लोन्स को आप क्रेडिट भी कह सकते हैं, रिकरेंट क्रेडिट चाहिए तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पेमेंट का इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंश्योरेंस की सुविधा, इन्वेस्टमेंट्स, payment instruments like UPI, like चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब फाइनेंस के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन कर रहे हैं। इन सब प्रोडक्ट्स का अवेलेबल होना, कि भाई कहीं अवेलेबल तो हो, कि ऐसा कोई प्रोडक्ट तो हो। उदाहरण के तौर पर, जब एक बिहार का मजदूर मजदूरी करने महाराष्ट्र आता था 50 साल पहले, तो उसे घर पैसा पहुंचवाने के कोई प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं थे। भाई मैंने यहाँ पैसा कमाया, मैं बहुत सारा विजुअलाइजेशन करता हूँ ताकि चीज़ें बेहतर समझ आए। कि भाई इसने यहाँ पैसा कमाया 1000 रुपए, अब ये घर भेजना चाहता है, तो कैसे भेज दे? रास्ते ही बहुत कम मौजूद थे कि भाई सुरेश जा रहा है तो सुरेश की जेब में रख दिए कि परिवार को दे देना, ये अच्छा तरीका नहीं है। डाकघर पे गए कि भाई डाकघर पे मनी ऑर्डर बनवा लेंगे और घर वालों को मिल जाएगा, लेकिन वो डाकघर वाले एक कमीशन चार्ज कर देंगे। दूसरी चीज़, बैंक में चले जाओ, बैंक में जमा कर दो, वहाँ से निकाल लेंगे। तो भाई गांव में बैंक ही नहीं है, तो साधन बहुत सीमित थे कि आप इस प्रकार अपने पैसे को पे कर सकें या रेमिट कर सकें अपने परिवार को। तो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब तो एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, जैसे यूपीआई, जैसे इंटरनेट बैंकिंग। तो सबसे पहली शर्त फाइनेंशियल इंक्लूजन की कि अलग अलग अलग, योगेंद्र कुमार अलग नहीं, अलग 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 प्रोडक्ट्स अवेलेबल तो हो। एक बार अवेलेबल हो जाएगा फिर करेंगे उस पे काम। तो चलो, ये प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल हो गए,
दूसरी चीज़ क्या करना है, अगर ऐसा कोई बोले हाँ भैया प्रोडक्ट अवेलेबल है, तुम एक काम करो, 1,000 रुपये कमीशन दे देना, 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करने के। व्यक्ति बोलेगा नहीं करता भाई तेरे साथ तो। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कमीशन दूंगा तो वो अफोर्डेबल ही नहीं रहेगा मेरे लिए घर पैसा भेजना। 10% मतलब बीच में दलाल ब्रोकर को ही दे दें क्या? नहीं, हम नहीं इस्तेमाल करेंगे इसे। तो फिर दूसरा प्रोडक्ट भी बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट का दूसरा पहलू भी बहुत ज़रूरी है कि अवेलेबिलिटी हो प्रोडक्ट की, अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए ना प्रोडक्ट की। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट अवेलेबल कर दिया और महंगा बेच रहे हैं तो आदमी खरीदेगा ही नहीं फाइनेंस का वो प्रोडक्ट। कि क्रेडिट कार्ड पर सालाना 8,000 रुपये एनुअल फ़ी चार्ज कर रहे हैं, लेना ही नहीं मुझे क्रेडिट कार्ड 8,000 रुपये, तो फिर वो प्रोडक्ट अवेलेबल तो है पर अफोर्डेबल नहीं है, तो फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पहलू कमज़ोर हो जाएगा। तीसरी चीज़, एक्सेसिबल भी होना चाहिए वो, कि मुझे बोल रहे हैं कि हाँ भाई बैंक कर दिया है तुम्हें, हमने रुपए ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक की ब्रांच खोल दी है, सस्ता भी है, मात्र 100 रुपये पर 1 पैसा कमीशन लेंगे आपसे, जाके पैसा ट्रांसफ़र कर दो घर को। लेकिन बैंक कहाँ है? बैंक एक जिले पार है, रेल पकड़ के जाना पड़ रहा है, और एक्सेसिबल नहीं है। प्रोडक्ट शुड बी हैंडी। फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर बहुत दूरी पर है, जोग्राफिकल एक्सेसिबिलिटी कमज़ोर है, तो भी कोई उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। तो पुअर एक्सेसिबिलिटी भी एक कारण है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कमज़ोर है भारत में। चौथी चीज़, एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब? एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब कि यार तुम मुझे बोल रहे हो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाओ, अलग अलग प्रोडक्ट्स लाओ, और तुम मेरे लिए फाइनेंशियल, मेरे लिए नहीं, मान लो कि मेरे दादाजी के लिए या पेरेंट्स के लिए तुम बोले फाइनेंशियल इंक्लूजन का नया प्रोडक्ट लाए हैं अंकल आंटी आपके लिए। कौन सा लेकर आए हैं? तो क्रिप्टो करेंसी लेकर आए हैं। कौन सा? डोज कॉइन। वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, उनको एक्सेप्टेबल नहीं है वो, क्योंकि उसके ओनरशिप का पता नहीं। डोज के तो फिर भी ओनरशिप का पता है। बिटकॉइन कौन बना रहा है, कौन से एल्गोरिदम पे काम कर रहा है, चोरी हो जाए तो कहाँ शिकायत दर्ज कराएंगे? एक्सेप्टेबल नहीं है उनकी जनरेशन को। हमारी जनरेशन को भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 4 ये पिलर होना ज़रूरी है अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के साथ। क्या, एक बार रिकैप करते हैं कि भाई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी हो। ऐसा नहीं कि बस एक बैंक खोल दिया बात ख़त्म, नहीं, अलग अलग ज़रूरतों के अनुसार अलग अलग किस्म के फाइनेंशियल प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी बात, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट अफोर्डेबल होने चाहिए। बहुत महंगे दोगे तो यार कोई मतलब ही नहीं है, खरीदेगा ही नहीं कोई। शेल्फ पे, शोरूम पे बाहर वो डिस्प्ले में कुर्ता पजामा टंगा रहेगा, कोई खरीदेगा ही नहीं, तो क्या मतलब ऐसा। और तीसरी चीज़, एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि यार व्यक्ति के कल्चरल प्रेफरेंसेस के अनुसार, व्यक्ति के लिटरेसी लेवल के अनुसार, व्यक्ति के आईटी स्किल सेट के अनुसार प्रोडक्ट लॉन्च करें। आप ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें कि आपको उसमें एल्गोरिदम डालना पड़ रहा है पासवर्ड की जगह, फिर वो खुल रहा है, तो लोग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। एक्सेप्टेबल होना चाहिए, व्यक्ति को भय नहीं होना चाहिए उसके प्रति कि भाई ओटीपी मांगेगा और पूरा पैसा चला जाएगा, मैं ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो उसे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक्सेसिबल होना चाहिए, पास में होना चाहिए जोग्राफिकली। ये सभी फीचर्स जब कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में नज़र आए, कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, पेमेंट्स एक्सेट्रा, किसके माध्यम से? तो माध्यम होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस। ऐसा ना हो कि ये सभी प्रोडक्ट जो मैंने बोले, उधारी, बचत, इंश्योरेंस, ये सब पास का साहूकार दे रहा है। अगर पास का साहूकार ही ये सब दे रहा है तो फिर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं कहेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन तभी कहलाएगा
जब ये सभी फाइनेंस के प्रोडक्ट्स के साथ ये सभी 4A वाले फीचर्स इंस्टीट्यूशनल माध्यम के साथ, जब ये सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इन सभी 4A वाले फीचर्स के साथ इंस्टीट्यूशनल माध्यम से जनता तक पहुंचे और जनता उनका इस्तेमाल करे, तब हम कहेंगे दिस इज अ सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक बार भारी अंग्रेजी में, ताकि आपका एक अच्छा इंट्रोडक्शन तैयार हो जाए मेंस पर्सपेक्टिव से, आई विल बी एक्सप्लेनिंग व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो दिस इज अवेलेबिलिटी, affordability, accessibility and acceptability of various financial products like insurance, investment, payments, etc. through institutional means, so that general public finds it readily acceptable. This situation is termed as that of financial inclusion. ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। तो I hope definition of financial inclusion is clear. We are moving ahead. हम एक और पहलू पर बात करेंगे कि भाई क्यों चाहिए क्यों आखिर आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव करने के, क्यों करना चाहते हैं, चुपचाप घर पर क्यों नहीं बैठ रहे हैं, क्यों फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव करना चाह रही है जनता, क्यों सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव करने के लिए इतनी योजनाएं, जनधन योजना लगा लो, मुद्रा योजना लगा लो, क्यों इतना जोर दे रही है। एक एक करके बात करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल हैव अ सिप ऑफ वाटर एंड आई विल बी बैक। ठीक है, आगे आते हैं। क्या जरूरत है? पहला पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए, लेट मी हाईलाइट, फिर मैं आराम से तसल्ली से सब समझाऊंगा। जिसका इकोनॉमिक्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है उसको भी किसी प्रकार से थोड़ी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बचत को बढ़ावा देता है, इसको अपन हाईलाइट नहीं करते हैं, इसको अपन ऐसे ही लिखते हैं। बचत को बढ़ावा देता है, बचत के बढ़ावे के कारण पूंजी का बनना हो पाता है, कैपिटल का फॉर्मेशन हो पाता है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है उससे, फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज बेहतर हो पाती हैं, और उन जब फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज बेहतर हो पाती हैं तो ज़्यादा जनता उन्हें एक्सेस कर पाती है। समझा रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। देखो, एक होता है ना, आप बचत करके रख रहे हैं, लेकिन कहाँ रख रहे हैं आप बचत करके? आप 100 रुपये कमाते हैं और आपने 30 रुपये बचत कर लिए महीने के, कहाँ रख रहे हो? बोले चटाई के नीचे रख रहे हैं, गुल्लक में रख रहे हैं। इकोनॉमी में लाभ नहीं होगा, क्योंकि जब आपकी बचत का 30 रुपया बैंक में जाएगा तब इकोनॉमी को लाभ होगा। क्यों? ये बैंक इसे फिर अडानी जी को देगी, अडानी जी उससे नई फैक्ट्री लगाएंगे, उस फैक्ट्री में नई प्रोडक्शन होगा, नए मजदूर रिक्रूट होंगे, नए इंजीनियर्स रिक्रूट होंगे, नई नौकरियां मिलेगी, तो फिर लोगों के हाथ में नया पैसा आएगा। वो नए पैसे से वो फिर नई कार डिमांड करेंगे, तो टाटा मोटर्स एक नई कार बनाएगा, नए इंजीनियर्स रिक्रूट करेगा। तो इकोनॉमी में जो बचत होती है वो पूंजी में बदल पाएगी, नई फैक्ट्री, नई सड़क, नया हाईवे, नई मशीन। योर सेविंग्स गेट कन्वर्टेड इनटू कैपिटल फॉर्मेशन। कब? जब ये सेविंग्स चटाई के नीचे ना पड़ी हो, जब ये सेविंग्स बैंक में पड़ी हो, बैंक इसे आगे लोन पर चलाए। तो वही पहला पॉइंट लिखा है कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपकी बचत को देश के लिए कैपिटल फॉर्मेशन में तब्दील करती है। और जब कैपिटल फॉर्मेशन हो पाएगा, जब कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तब तो जाकर
देश की जीडीपी बढ़ेगी। नाउ थिंक इट इन दिस मैनर कि जब कैपिटल फॉर्मेशन होगा तब नई पूंजी बनी, नई सड़क बनी, नई मशीन लगी, नई मशीन से नया प्रोडक्शन हुआ, जो नया प्रोडक्शन हुआ वही तो जीडीपी का बढ़ना हुआ। न्यू प्रोडक्शन लीड्स टू इंक्रीज जीडीपी। नया प्रोडक्शन ही तो नई मॉनेटरी वैल्यू ऐड करेगा, और नई मॉनेटरी वैल्यू ऐड हुई मतलब जीडीपी बढ़ी। तो यहाँ पर वही लिखा है हमने कि जब सेविंग्स कैपिटल फॉर्मेशन में तब्दील होती है तो वो जीडीपी में बढ़ोतरी का काम करती है। और जीडीपी अपने आप में कोई अंत तो है नहीं ना कि भाई जीडीपी बढ़ गई बात खत्म, नहीं। दूसरी चीज क्या है कि भाई जीडीपी बढ़ेगी तो अपने साथ नई नौकरियां भी लेकर आएगी। आमतौर पर एक एक्सेप्शनल फिनोमेना हो सकता है जॉबलेस ग्रोथ, लेकिन जॉब तो कभी भी जनरेट ही नहीं हो सकते इफ देयर इज जीडीपी लेस ग्रोथ। ये जीडीपी अगर बढ़ी नहीं रही तो जॉब कहां से लाओगे, नहीं बना पाओगे। लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जीडीपी बढ़ रही पर जॉब नहीं बने, लेकिन हम पहली शर्त तो पूरी करें। पहली शर्त यह है कि भाई जीडीपी बढ़ा दो, फिर जॉब नहीं बढ़ेंगे तो दूसरा काम करेंगे। लेकिन आप बोलो कि भाई जीडीपी बढ़ने से भी तो जॉब बढ़ती नहीं है, तो जीडीपी मत बढ़ाओ। अरे भाई जीडीपी बढ़ाओगे नहीं तब तो जॉब बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। तो पहली शर्त पूरी करो। इसी को हम कहते हैं कि GDP growth is a necessary condition for creating new jobs, though it may not be a sufficient condition for creating jobs. तो हमने यहाँ पर वही बोला है कि भाई जब GDP बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी और जॉब भी बढ़ेंगे आमतौर पर। और जब सब कुछ बेहतर होगा, हर जगह खुशहाली होगी, तो जो हमारे वित्तीय संस्थान हैं वो भी मजबूत होंगे। जब वो मजबूत होंगे तो अपनी एक नई ब्रांच खोलेंगे। जिन गांव में वो ना ही गए हैं अभी तक, वहां भी व्यापार को एक्सपैंड करेंगे, जिससे वापस से फाइनेंशियल इंक्लूजन बेहतर हो पाएगा। लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो लोगों की बचत बढ़ेगी, लोगों की बचत बढ़ेगी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन खुद ब खुद बढ़ेगा। वही यहाँ पर पहले पॉइंट में लिखा था हमने। आई होप आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है तो आप संस्थागत माध्यम से पैसे उठाते हैं, आप संस्थागत माध्यम से निवेश करते हैं। संस्थानों को रेगुलेटर रेगुलेट करता है। जैसे अगर आप उधारी संबंधित कोई कंपनी से बात करें, जैसे मन्नापुरम गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस या कोई बैंक, ये सब बोलेंगे भाई आरबीआई ऐसा कहता है तो हम ऐसा ही कर सकते हैं, हम उसके विपरीत नहीं जा सकते। साहूकार ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि साहूकार बोलेगा कौन सा कागज पे लोन ले रहे हैं अपन, ये तो मौखिक बात है, चल तेरे को लोन का ब्याज की दर कम कर देता हूँ, 20% देना। मतलब क्या बात कर रहे हैं, 20% देना, ऐसा ही करेगा साहूकार। वो किसी रेगुलेटरी दायरे में नहीं आता। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है तो आप उन संस्थानों को मजबूत करते हैं जिन पर रेगुलेटरी ओवरसाइट है, जिन पर रेगुलेशन है, जो उल जलूल अनाप शनाप ब्याज चार्ज नहीं कर सकते। और जब ये वित्तीय संस्थान मजबूत होते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन मजबूत होता है, तो इससे लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप की भी भावना बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि छोटे उद्योगों को अब पैसा उठाने के प्रचुर मौके उपलब्ध होते हैं। अगर छोटे उद्योगों को उचित मात्रा में पैसा उठाने के मौके ही उपलब्ध नहीं हुए और उनकी निर्भरता साहूकार पर ही रही, तब तो छोटे उद्योग हमेशा छोटे ही रह जाएंगे। उन्हें बड़े होने के मौके ही नहीं मिलेंगे जो उन्हें बैंक दे सकते हैं, जो उन्हें एनबीएफसीज दे सकती हैं। इसीलिए हमने आखिरी पॉइंट लिखा है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देते हैं। आगे एक और बात करते हैं इस पर। जब फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है ना, तो जो छोटे उद्योग हैं उनके ट्रांजैक्शंस का ट्रेल क्रिएट होता है। इस बात को समझिएगा थोड़ा। मैं इसको मिटा दूं ताकि कोई क्लटर ना दिखे आपको यहाँ पर।
जस्ट अ मिनट। देखिए, जो छोटे उद्योग, अगर उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, और एक उद्योग है जिसका फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ, अब क्या होगा समझते हैं। नीचे घर के वहाँ पर ब्रिज जो बना है, फ्लाईओवर, ब्रिज नहीं फ्लाईओवर बना है, फ्लाईओवर के नीचे एक पानी पताशे वाले भैया हैं। पानी पताशे वाले भैया का फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ है, वो कैश में ही पैसा ले रहे हैं, लेकिन बहुत बेच रहे हैं पानी पताशे दिन रात। अब मान लो कि 50,000 रुपये हफ्ते का वो अर्न कर रहे हैं, लेकिन कैश में हो रहा है। अब उनकी इच्छा हुई कि मैं स्केल अप करता हूँ अपना व्यवसाय और एक दुकान किराए से ले लेता हूँ और मशीन से फ्लेवर्ड पानी पूरी बेचूंगा, पुदीना, हींग, ठीक, तो स्ट्रॉबेरी। तो बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं कि फ्लेवर्ड पानी पूरी की मशीन खरीदनी है, लोन दे दो। बैंक बोलेगा कि बताओ कागज़ों पर कि कितना बेच लेते हो। बोले कि वो कागज़ों पर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कैश में लेता था। मतलब आप भले ही छोटे व्यापारी हैं, आप बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका कोई आप ट्रेल क्रिएट नहीं कर रहे, उसकी कोई आप चिन्ह क्रिएट नहीं कर रहे, आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, चेक, ड्राफ्ट, इससे पेमेंट नहीं ले रहे, बैंक को आप क्या सबूत प्रस्तुत करेंगे कि भाई मैं करता हूं व्यापार हफ्ते में 50,000 का? आप कोई सबूत नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन एक दूसरा छोटा व्यापारी, उसको मौका मिला, वो अगले जन्म में वापस आया और इस जन्म में यूपीआई जैसी सुविधा थी, तो वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट करता था। ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, एक्सेप्टेबल है, एक्सेसिबल है, चारों फीचर सेटिस्फाई करता है। इस कारण से वो जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये दिन में 1000 लोग पानी पूरी खरीद रहे हैं तो रिकॉर्ड हो रहा है, 500 करके जा रहे हैं यूपीआई। अब ये बैंक के पास जाएगा और बोलेगा ये देखो स्टेटमेंट, इतनी बेचता हूँ आपके कर्मचारियों की सैलरी से ज़्यादा। तो बैंक बोलेगा बिल्कुल आप लीजिए लोन, हम आपको इनफैक्ट लोन तो दे रहे हैं और साथ में ये इंसेंटिव भी दे रहे हैं, कम ब्याज भी दे रहे हैं, चेक बुक भी दे रहे हैं, आइएगा सर अगली बार भी। कुल मिलाकर अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ट्रेल क्रिएट होते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप को स्केल करने के मौके आपको मिलेंगे। नहीं होते हैं तो फिर आप छोटे व्यापारी ही बनकर रह जाएंगे। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। क्यों हमने आखिरी पॉइंट ऐसा डाला है कि एक्सेस टू फॉर्मल कैपिटल हेल्प्स इंक्रीमेंट एंड फॉस्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप कैपेबिलिटीज। तीसरा नीड एंड ऑब्जेक्टिव इसका है, बहुत अच्छा सा है, कि सरकारें हमारी चाह रही हैं कि जो सब्सिडीज जनता तक पहुंचती हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से, इसमें बदलाव हो और यथासंभव जहां तक संभव हो ये सब्सिडीज डायरेक्ट तौर पर जनता तक पहुंचे बजाय कि इनडायरेक्ट माध्यम से। व्हाट डज इट मीन? तो आपको दो टर्म समझाते हैं। पहले डायरेक्ट सब्सिडी और इनडायरेक्ट सब्सिडी। देखिए, आपने कभी आपके आसपास ये देखा होगा कि जस्ट मिनट, अरे ये कौन सा स्लाइड आ गया? हाँ, हम तो अभी इसी पर है, नीड एंड ऑब्जेक्टिव पर। आपने आपके आसपास ये देखा होगा कई बार कि बिजली का बिल जो आता है वो यूनिट आपको रियायत के तौर पर प्रोवाइड करी जाती है। मतलब रियायत के तौर पर प्रोवाइड करी जाती है का क्या मतलब? इसका ये मतलब कि वैसे तो उस बिजली के एक यूनिट को आप तक पहुंचाने का खर्चा सरकार का हो सकता है 20 रुपए, सिर्फ खर्चा, मुनाफा तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ खर्चा 20 रुपए है।
लेकिन सरकार आपसे 11 रुपए यूनिट ही ले रही है, तो 9 रुपए प्रति यूनिट सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है। लेकिन ये फाइनेंशियल असिस्टेंस सीधे ऐसे नहीं 11 रुपए आपके घर में डाल के जा रहे हैं, आपके बैंक में डाल रहे हैं, नहीं, आपको किसी वस्तु की सेवा या किसी वस्तु की कीमत कम दाम पर पहुंचाई जा रही है। ऐसा फाइनेंशियल असिस्टेंस जब वस्तु के दाम गिराकर या सेवा के दाम गिराकर आप तक पहुंचाए जाए, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडी। जैसे प्राइवेट डॉक्टर के पास गए, तो फीस ले ली 3,500 रुपए। सरकारी डॉक्टर के पास गए, उतना ही क्वालिफाइड, उतना ही अच्छा, उसने फीस ली आपसे 3 रुपए, बिल्कुल 5 रुपए की पर्ची कुछ कटती है सरकारी अस्पताल में, उसने 5 रुपए फीस ली। लेकिन उस डॉक्टर को सैलरी वगैरह तो देनी पड़ेगी ना सरकार को। तो एक प्रकार से सरकार ने आपको मेडिकल की सेवा लगभग 3,450 में पहुंचा दी, 3,450 की सब्सिडी देकर पहुंचा दी। लेकिन आपके कोई जेब में 3,450 रुपए नहीं डाल दिया उन्होंने, आपको एक मेडिकल की सेवा कम दाम पर पहुंचा दी। इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, व्हाट इज इनडायरेक्ट सब्सिडी। नाउ थिंग इज दैट कि जो इनडायरेक्ट सब्सिडी है ये आपको आपके आसपास भरमार में मिलेगी। कुछ उदाहरण दे रहा हूं मैं इनडायरेक्ट सब्सिडी के। फॉर एग्जाम्पल, टेक द केस ऑफ पीडीएस, ये सबसे बढ़िया उदाहरण होगा। राशन की दुकान आपने देखी होगी, तो राशन की दुकान पर जो लोग ये सोच रहे हैं 2 रुपए और 1 रुपए किलो गेहूं मिलता है, तो वो गलत सोच रहे हैं। तो बात ऐसी है कि राशन की दुकान पर 0 रुपीज केजी पर आपको गेहूं मिल जाता है। ये 1 जनवरी 2023 से सरकार ने लागू कर दिया है। तो अब जो 0 रुपीज पर आपको गेहूं मिल रहा है, एक प्रकार से किसी वस्तु के दाम सस्ते कर कर आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये जो वस्तु के दाम सस्ते करके आप तक पहुंचाए गए हैं, ये एक प्रकार की इनडायरेक्ट सब्सिडी है। इसके उलट अगर सरकार ऐसा कहे कि एक काम करो कि मैं तुम्हें ना 20 रुपए तुम्हारे खाते में डाल रहा हूं, तुम जाओ और बाजार से, ब्लिंकिट से, बिग बाजार से या मोर से, डीमार्ट से अपने पसंद से बाजार भाव पर गेहूं खरीद लाना। मैं कोई राशन की दुकान नहीं चला रहा हूं, पर मैं तुम्हें सीधे खाते में पैसा दे दूंगा। इस प्रकार की सब्सिडी को हम कहते हैं डायरेक्ट सब्सिडी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडी। जो इनडायरेक्ट सब्सिडी है वो एक बड़ी चेन से होकर गुजरती है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, कैसे बड़ी चेन से होकर गुजरती है और उससे क्या हानि है।
देखिए क्या हो रहा है, क्यों इतने खुश हैं लोग। ठीक। ये इनडायरेक्ट सब्सिडी का मैंने एक उदाहरण दिया है। किसान से एमएसपी पर केंद्र सरकार की एक एजेंसी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अनाज खरीद लेगी। तो एक प्रकार से 20 रुपए किलो के हिसाब से किसान को पेमेंट कर दिया केंद्र सरकार की एजेंसी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। फिर उसका ट्रक यहाँ से निकलेगा और अपने वेयर हाउस में उसे स्टोर कर लेगा। ये एक खर्चा होगा ट्रक ड्राइवर का, मैनेजर का, वेयर हाउस का, उसे मेंटेन करने का। वेयर हाउस से फिर किसी दिन ट्रक निकलेगा और राज्य सरकार को ये अनाज के बोरे 2 रुपए किलो पर दे देगा। इस बीच सेम खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का, वेयर हाउस का, मेंटेनेंस का, राज्य सरकार फिर एक ट्रक निकालकर राशन की दुकान पर पहुंचाएगी। फिर से खर्चा, फिर से खतरे मिलावट पे और बात करूंगा आगे में। और फिर यहाँ से राशन की दुकान से ये सभी इतने खुश चेहरों को हम अनाज नहीं, हम खुशियाँ बांटेंगे। तो इस प्रकार लोगों तक ये अनाज पहुंच जाएगा, 75 करोड़ लोगों तक। अब बात यह है कि क्या दिक्कत है इसमें, इनडायरेक्ट सब्सिडी में। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज दिस चेन। एफसीआई के पास अनाज गया, लेकिन हो सकता है कि उसमें मिलावट हो जाए, हो सकता है कि उनके पास उचित स्टोरेज ही ना हो और वो गीला हो जाए बरसात में, हो सकता है इनके जो वेयर हाउस में रखा हुआ हो वहां पर मूषक हो, ठीक, रैट्स, दे माइट हार्म द गनी बैग्स ऑफ व्हीट। या फिर ये वाली जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान चावल निकालकर संभावना है कि उसमें रेत और कंकड़ मिला दिए जाए ताकि वजन की कमी किसी को महसूस ना हो और गेहूं चावल हटा लिए जाए। सेम प्रोसेस यहां से वेयर हाउस से राज्य सरकार के बीच ट्रांसपोर्टेशन में भी हो सकती है। सेम मिलावट, चोरी, करप्शन इस प्रक्रिया में भी हो सकती है ट्रांसपोर्टेशन में। राशन की दुकान पर भी मिलावट हो सकती है। राशन की दुकान वाले भैया खुद ही इसे बाजार भाव पर हो सकता है बेच दें और हम जनता को कहें कि खत्म हो गया है, कल आना। ऐसी संभावना कम है पर अब हो सकता है। और हद तो तब हो जाएगी जब ये खुद राशन लेकर बोले कि अपने घर में तो ऐसे ही बहुत है, फॉर्च्यूनर भी है तो राशन की लिस्ट में भी नाम था, तो राशन भी लेने गए और बाजार में जाकर बेच दे खुद लाभार्थी। तो आप देख रहे हैं कितने सारे लीकेज हो रहे हैं। एक खुद ये लाभार्थी के द्वारा करा गया लीकेज, एक राशन की दुकान के द्वारा कराया गया लीकेज, ट्रांसपोर्टेशन, राज्य सरकार, वेयर हाउस, एफसीआई, इतने सारे लीकेज। किस बात के लिए इतना करप्शन, इतनी मिलावट और इतना लीकेज है? कुल मिला के बात यह है कि बाजार भाव गेहूं का 26 रुपए किलो बैठना है और सरकार चाह रही है जनता को ये 0 रुपीस पर मिल जाए, इसलिए इतना लीकेज। तो एक काम करो ना, लो जनता से उसका बैंक अकाउंट और उसमें 26 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो का पैसा डाल दो, ठीक, 130 रुपए डाल दो, बात खत्म। इतना सारा लीकेज होगा ही नहीं। ऐसी ही सब्सिडी को हम कहते हैं डायरेक्ट सब्सिडी। लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्यों पढ़ रहे हैं इतनी रामायण? बात ऐसी है कि ये जो 130 रुपए हैं डालने के लिए क्या लगेगा? बैंक अकाउंट लगेगा ना लाभार्थी का। फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा तो सरकारों को इतनी कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट सब्सिडी रन करने की बजाय एक सहूलियत होगी कि सीधे पैसा लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दें। और बीच के ये सभी जो लीकेज हो रहे हैं, एफसीआई के, वेयर हाउस के, स्टेट गवर्नमेंट के, फेयर प्राइस शॉप के, ये सब लीकेज कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो आम जनता का।
आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। एक बार आपको 2 मिनट दे रहा हूँ मैं। कहाँ गया? आप नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़िए और फिर बात करते हैं हम आगे। More, you can take some bit of more of 30-40 seconds and then we will move ahead. Just read it, take a note of it so that we can further move ahead. साइड में हो जाता हूँ कि आपको परेशानी ना हो पढ़ने में। ठीक है, उम्मीद है मैंने जो आपको इतनी करीब शायद 20 मिनट नहीं, करीब 40 मिनट हो गए हैं और हमने 2 स्लाइड्स करी हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। आगे आते हैं और अगले मुद्दे पर बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करने में। अगर सब कुछ इतना अच्छा है, इतने फ़ायदे हैं, तो फिर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन अभी भी इफ़ेक्टिवली भारत में एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। व्हाट आर द चैलेंजेस? आइए इन पर बात कर लेते हैं। पहला चैलेंज, इलिटरेसी। अब बात इलिटरेसी तो एक जनरल सा टर्म है कि भाई 75% जनता ही लिटरेट है सेंसस 2011 के अनुसार। उसके बाद तो हमने सेंसस करने की जहमत ही नहीं उठाई है। वही पुराना आंकड़ा है हमारे पास, करीब 10, 12, 15 साल पुराना। तो उसके अनुसार 75% जनसंख्या तो लिटरेट ही है। बाकी 1/4, लेकिन 1/4 किसका? 1/4 125 करोड़ लोगों का 1/4 को काला अक्षर भैंस बराबर है। बहुत समस्या है। लेकिन एक और इससे बड़ी समस्या है, वो ये है कि कुछ लोग जो लिटरेट हैं वो इफेक्टिवली स्किल्ड नहीं है। उन्हें मोबाइल चलाते भी नहीं आ रहा है कि लाल से बंद और हरे से शुरू। इसमें उनकी गलती नहीं है, हम वी आर नॉट ब्लेमिंग देम। ये हमारी प्रक्रियाओं, हमारी सिस्टम, हमारी सिखाने की प्रक्रिया की गलती है। छात्र गलत नहीं होता भाई, शिक्षक ही खराब होगा कि उस प्रकार से छात्र को सिखा नहीं पाया। तो ये लोग सीख ही नहीं पाए हैं, इस कारण से इन्हें बहुत समस्या है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, खासतौर पर मॉडर्न फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करने में। देयर इज अ बिग डिजिटल डिवाइड कि कुछ लोगों को डिजिटल टेक्नोलॉजीज उंगलियों पर है, कुछ लोगों को बहुत समस्या है डिजिटल टेक्नोलॉजीज से वाकिफ होने में। ये भी एक प्रकार की इलिटरेसी है, सिर्फ अक्षरों की नहीं, स्किल्स की इलिटरेसी, डिजिटल टेक्नोलॉजी की इलिटरेसी भी एक प्रकार की इलिटरेसी है जो लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड होने में बाधा देती है। वही ये पॉइंट बोल रहा है, गौर फरमाइएगा। दूसरा पॉइंट, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। अब मैं कितना ही कह लूँ पानी पताशे वाले भैया को कि जाकर लोन लो यार, ठेले से फूड ट्रक लगाओ, आप क्या कर रहे हो? पता है वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा सर बैंक वाला गिरवी मांगता है कि कुछ गिरवी रखो। मैं गया था पानी पताशे, वो ऐसा बोलेंगे, मैं नहीं गया था, वो ऐसा बोलेंगे मैं पानी पताशे के फूड ट्रक के लिए लोन लेने गया था, तो वो कहते हैं कि ठेला गिरवी रख दो, फूड ट्रक गिरवी रख दो। तो भाई वो गिरवी रख दूंगा तो काम धंधा कैसे करूंगा? एब्सर्ड बात है। जिन लोगों के पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है, उनके लिए फाइनेंशियली इंक्लूड होना, खास तौर पर लोन के मामले में, बहुत मुश्किल सिद्ध हो रहा है। इसके लिए सरकार ने एक हल भी निकाला है
हल है मुद्रा योजना, उस पर थोड़ी देर में हम बात करेंगे तसल्ली से, तफसील से। तो कुछ कोलैटरल रखने के लिए ही नहीं है यार उसके पास, वो क्या ही लोन ले पाएगा। दूसरा बात, जनरली ये इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं जो इनको कोलैटरल रखना होता है, क्योंकि इनके पास बैंकिंग चैनल के रिकॉर्ड्स ही नहीं होते हैं कुछ बताने के लिए। तीसरी बात कि 90% वर्कफोर्स तो भारत की इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करती है। जब आप इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, ये दिखा मैंने, जब आप इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं तो फिर लोन कैसे लेंगे, क्योंकि आपके तो अस्तित्व का ही सरकार को पता नहीं है। यू वोंट बी गेटिंग लोन्स, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट फाइनेंशियली इंक्लूडेड। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो ये एक बड़ा कंस्ट्रेंट है। तीसरी बात, हमारे जो वित्तीय संस्थान हैं वो भी थोड़ा परेशान है, इसलिए वो भी जनता को वित्तीय तौर पर परेशान कर रहे हैं। वो क्या परेशान है? परेशान वो इस प्रकार हैं कि उनके खुद के एनपीएस बढ़ रहे हैं। अब ये एनपीए क्या होता है इसे समझते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आप बोलोगे फुल फॉर्म नहीं सर, आगे बताइए, आगे भी बता रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? बैंक ने किसी व्यक्ति को लोन दिया और वो व्यक्ति 90 दिन तक उस बैंक का ना ही ब्याज भरे और ना ही मूल भरे, ऐसी अवस्था को हम कहते हैं। ऐसे लोन को बैंक कहेगा कि भाई ये लोन अब परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये लोन बन गया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब इस प्रकार नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की मात्रा में बढ़ोतरी होती है कि 100 रुपए का लोन दिया और 10 रुपए का लोन नॉन परफॉर्मिंग बन गया, कि भाई कुछ परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, इस लोन पर व्यक्ति ना ब्याज भर रहा है ना मूल भर रहा है, बैंक के लिए घाटा बढ़ेगा। बैंक के लिए अगर घाटा बढ़ेगा तो बैंक जहां 10 जिलों में जाने की क्षमता रखता है, बैंक काट देगा। बैंक बोलेगा भाई घाटे में चल रहे हैं, आधे ही जिलों में काम करो, आधे सफेद वाले इलाके में काम नहीं करना है अभी। कुल मिलाकर फाइनेंशियल इंक्लूजन कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आधे इलाकों में तो बैंकिंग व्यवस्था पहुंची ही नहीं। तो फिर किस प्रकार से फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ोतरी मिलेगी अगर एक प्रमुख फाइनेंशियल इंक्लूजन का पिलर ही नहीं पहुंचा? तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि भाई देयर आर इनसफिशिएंट बैंक ब्रांचेस इन रूरल रीजन्स and procedural complexities discourage participation in formal banking। इसका क्या मतलब? आप अगर बैंक में गए हैं कभी चेक ड्रॉप करने, आई गारंटी कोई ही शायद हम में से ऐसा होगा इतना पढ़ा लिखा होने के बाद जिसने बिना किसी पास वाले की मदद के वो फॉर्म भर दिया होगा। मुश्किल है बैंक का फॉर्म पहली बार में बिना किसी से पूछे भर देना, कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। तो आप और हम जो इस देश के वन ऑफ द टॉप हाईली एजुकेटेड लोग हैं, उन्हें ही अगर ये समस्या आ रही है तो फिर ग्रामीण आबादी का सोचिए, उन्हें बैंकिंग ऑपरेशंस कितने कॉम्प्लेक्स लगते होंगे। इसलिए भी वो उससे बचना कई बार चाहते हैं। वही यहाँ पॉइंट लिखा है कि देयर आर प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज विच डिस्करेज पार्टिसिपेशन इन फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। इन दो गोलों के बीच जो ब्लिंक हो रहा है, एनपीएस बढ़ रहा है तो बैंक भी बोलते हैं भाई और नहीं देना सेवाएं, बहुत हुआ, आगे देखते हैं। और क्या बैरियर्स हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं बढ़ पाता है? ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रस्ट डेफिसिट मतलब लोगों को ना बहुत सारे फ्रॉड्स के कारण जो बैंकिंग व्यवस्था में होते हैं, हम अखबारों में सुनते हैं, इस कारण से कई बार फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से विश्वास उठता नजर आता है।
और वो बोलते हैं कि भाई पैसा तो कैश ही अच्छा घर पर रखा हुआ है, हमें बैंकिंग व्यवस्था या ओटीपी या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के झंझट में नहीं पड़ना। कई बार फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे शेयर बाज़ार से लोग बचना चाहते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमारे तो जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें सिखाया है कि सोना रखो, चांदी रखो, ज़मीन रखो। ये शेयर वेयर क्या है, ये तो रद्दी के भाव भी नहीं बिकता है। कि ऐसी जो मानसिकता है इसलिए उपजी है क्योंकि किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के प्रति लोगों का विश्वास कमज़ोर हो गया। किस कारण से? मे बी उन्हें इस बात की गलत जानकारी दी गई शेयर बाज़ार की, मे बी उनके साथ किसी वित्तीय प्रोडक्ट को लेकर फ्रॉड हुआ। अगर ऐसा होता है तो फिर ये हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत बड़ी बाधा है कि लोग वित्तीय प्रोडक्ट से कम जुड़ेंगे और एक अनप्रोडक्टिव एसेट जैसे गोल्ड में निवेशरत रहेंगे। गोल्ड अगर घर में पड़ा हुआ है, तिजोरी में पड़ा हुआ है, तो वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। वो एक मशीन नहीं है कि नया प्रोडक्शन कर रहा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डेड एसेट। इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा लाभ नहीं दे रहा। उतने ही रुपए की अगर कोई मशीन होती, खटाखट प्रोडक्शन करके जीडीपी को बढ़ाती, नौकरियों को बढ़ाती। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ट्रस्ट डेफिसिट है। डिजिटल वल्नरेबिलिटीज इमर्ज हुई, आपने देखा होगा। ये एक नया ही फितूर है शुरू करा है लोगों ने, साइबर अरेस्ट, कि लोगों को अरेस्ट कर लिया कि मैं इस थाने से बोल रहा हूँ, आपके पार्सल में ड्रग्स पाया गया है, आप जल्दी से 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए वरना मैं आ रहा हूँ आपके घर पे, चाय पीकर जाऊँगा, एक्सेट्रा। इस प्रकार से जब लोगों को उचित फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती, भय और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें डराया जाता है और वो अपना पैसा खो देते हैं। इसके बाद एक बार साइबर अरेस्ट का शिकार होने के बाद बहुत मुश्किल है कि लोगों का विश्वास फाइनेंशियल इंक्लूजन पे वापस जगे। तीसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। देखिए, बाजार से आपने, सब्जी मंडी से आपने, किसी गांव के दूर दराज के गांव में सब्जी मंडी से आपने टिंडे खरीदे, आपने हाथों हाथ वहीं पैसा दे दिया। अब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ के आए थे मुझसे, आप फिर सब्जी मंडी गए अगले साल, आप कैश नहीं ले गए, बोले सर ने पढ़ाया कैशलेस ट्रांजैक्शन। आप यूपीआई करना चाह रहे हैं, वहाँ नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। लेह की सब्जी मंडी है, मान लो लेह लद्दाख की, तो आप बोलेंगे क्या पढ़ा दिया सर ने। अब मेरी गलती नहीं है उसमें। फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट की आवश्यकता होती है जो कैश के लिए नहीं होती। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, रोबस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, रिसीवर सेंडर एक्नॉलेजमेंट की आवश्यकता है। अगर वो नहीं होगा या वो कमज़ोर होगा तो फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी बाधा उत्पन्न होगी। वही ये पॉइंट लिखा है कि हमारे दूर दराज के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं, जैसे रिमोट एरियाज़ में डिजिटल कनेक्टिविटी ख़राब है, इंटरनेट छोड़ो बिजली 24 घंटे की नहीं है कुछ इलाकों में, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है। इस कारण से वित्तीय सेवाएं और दूसरी सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। कई बार आईसीयूज़ में ही जनरेटर चलाने पड़ रहे हैं। सोशल कल्चरल बैरियर्स, regulatory barriers combined with cultural resistance to formal banking create adoption challenges. Many financial products lack customization of diverse regional needs, failing to address the specific requirements of various demographic segments. इसका मतलब यह है कि हम ना वन साइज फिट्स ऑल कई बार फाइनेंशियल सॉल्यूशंस निकालते हैं। कैसे? हम सोचते हैं कि पूरे भारत की ज़रूरतें एक सी हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड ने बहुत वर्षों तक जो क्रेडिट कार्ड की ऑफरिंग करी वो क्रॉप से संबंधित किसानों के लिए ऑफरिंग करी, लेकिन इसी से जुड़ा एक व्यवसाय है से फिशरमैन और डेयरी फार्मर्स, उनके लिए ऐसी कोई सुविधा ही नहीं देते थे ये लोग। आपने बोला भाई पूरे इलाके में जो
अनाज की खेती कर रहा है उसको किसान क्रेडिट कार्ड देंगे। लेकिन गुजरात में तो एक बड़ा तबका था जो डेयरी फार्मिंग करता था, वो बोलता भाई हमको भी ज़रूरत है, हम भी किसान ही हैं, बस अनाज नहीं उगा रहे हैं तो क्या, मिल्क प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, हमको भी ऐसी सुविधा तो नहीं। वन साइज फिट्स ऑल। इस कारण से जिन लोगों तक हम पहुंच सकते हैं उन लोगों तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। वही आखिरी पॉइंट लिखा है कि सोशियो कल्चरल फैक्टर्स के कारण भी बैरियर्स उत्पन्न होते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इसको अपन यहाँ पर ना देखकर अपन इसको यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टेकन टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। यहाँ पर एक क्रोनोलॉजिकल मैंने चार्ट डिस्प्ले करा है। हम देखेंगे कि क्या क्या कदम उठाए गए जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिला है। लेकिन इसको इस सेशन में ना देखते हुए इसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ताकि एक लय बनी रहे, रोज़ आपके पास एक तय मात्रा में जानकारी आती रहे, बजाय इन्फॉर्मेशन का मैं ओवरलोड कर दूँ। तो मिलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के नेक्स्ट पार्ट में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा पार्ट शुरू करेंगे।